आइए जानते हैं कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता कौन सी है, कि जो भारत की संस्कृति है उसकी प्रमुख विशेषता कौन सी है। तो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है अनेकता में एकता। अनेकता में एकता, यह मुहावरा संबंधित है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। अनेकता में एकता, यह हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। फिर अगला है भारतीय समाज एवं संस्कृति में विविधता देखी जा सकती है। जो भारतीय समाज है, इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर में विविधता देखी जा सकती है। तो भाषागत विविधता, मतलब भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, ये भी भारतीय समाज की विशेषता है। फिर प्रजाति विविधता, यहाँ पर अनेक प्रकार जातियों के अंदर अनेक प्रकार की प्रजातियां हैं। फिर धार्मिक विविधता, तो धार्मिक विविधता यहाँ पर अनेक धर्म पाए जाते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है इसमें, तो ये सभी प्रकार, इसमें आंसर सही है कि भारतीय समाज और संस्कृति में भिन्नता देखी जा सकती है। तो सभी प्रकार की जो है भिन्नता देखी जा सकती है, विविधता भारतीय समाज में। धर्म का सिद्धांत किसने दिया है। तो धर्म का सिद्धांत किसने दिया, धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया है। तो धर्म का सामाजिक सिद्धांत देने वाला कौन था, तो है दुर्खीम, ये समाजशास्त्री है दुर्खीम। तो धर्म का सामाजिक सिद्धांत तो किसने दिया है, दुर्खीम ने। किसने दिया है, तो दुर्खीम ने धर्म का सामाजिक सिद्धांत। फिर क्षेत्रवाद के प्रबल होने का क्या कारण है। जो क्षेत्रवाद है इसके प्रबल होने के क्या कारण है। तो भाषाई प्रेम है, जिस क्षेत्र के लोग होते हैं अपने क्षेत्र से लगाव ही क्षेत्रवाद कहलाता है, जो कि राष्ट्रीय विकास में एक बाधक तत्व है। तो भाषाई प्रेम है, लोग अपनी भाषा से अधिक प्रेम रखते हैं। असंतुलित आर्थिक विकास है, ये भी है। फिर सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन है। सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन, ये सब जो हैं क्षेत्रवाद के प्रबल होने के कारण माने जाते हैं। किसके, तो क्षेत्रवाद के क्या होने के, प्रबल कारण माने जाते हैं। फिर निम्नलिखित में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है, तो राष्ट्रवाद। कौन उत्तरदायी है, तो राष्ट्रवाद उत्तरदायी है। किसके एकीकरण के लिए, तो राष्ट्रवाद के एकीकरण के लिए उत्तरदायी है राष्ट्रवाद। पहला देखिए, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाधक तत्व कौन सा है। तो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाधक तत्व कौन सा है, तो संप्रदायवाद है, जो है राष्ट्र के एकीकरण के लिए बाधक तत्व है राष्ट्रवाद। महिलाओं की जागरूकता है तो एकीकरण के लिए आवश्यक है। फिर सामाजिक सद्भावना भी एकीकरण के लिए आवश्यक है। सामाजिक सद्भावना भी एकीकरण के लिए आवश्यक है। फिर विकसित संचार व्यवस्था, ये भी सामाजिकरण के लिए आवश्यक है। जबकि राष्ट्रीय एकीकरण में प्रमुख बाधक तत्व कौन सा है, तो सांप्रदायिकता है। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देकर समाप्त किया जा सकता है। तो जो अंतरजातीय विवाह हैं उनको प्रोत्साहन देकर समाप्त किया जा सकता है। क्या समाप्त किया जा सकता है, जातिवाद को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। अंतरजातीय विवाह, कौन से विवाह, अंतरजातीय विवाह। फिर जो राज्य जन सामान्य के हितों एवं आवश्यकताओं के बिना भेदभाव की पूर्ति करने का प्रयास करता है उसे क्या कहा जाता है। जो राज्य जन सामान्य के हितों, मतलब जो सामान्य लोग हैं उनके हितों, उनकी आवश्यकताओं के बिना भेदभाव को पूरा करने का प्रयास करता है उसे कल्याणकारी राज्य कहते हैं। इसका विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था कल्याणकारी राज्य। और इस समय आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य भारत में भी विद्यमान है। सबसे पहले कहाँ आया था, तो इंग्लैंड में आया था, विलियम बेबरीज की अध्यक्षता में लाया गया था। धर्मनिरपेक्षता की भावना के प्रबल हो जाने पर क्या होगा, उपयुक्त सभी लक्षण हो जाते हैं। तो कौन से, धर्म के प्रभाव में कमी आ जाती है, बिल्कुल सही है। तर्क और विवेक की प्रधानता हो जाती है, भी सही। वैज्ञानिक और आविष्कारों को महत्व दिया जाता है, भी सही है। तब धर्मनिरपेक्षता का आशय क्या है, तब जब राज्य किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता है तो इसी को ही धर्मनिरपेक्षता बोला जाता है।
भारत में धर्मनिरपेक्षता में सहायक कारक कौन से हैं? तो भारत में धर्मनिरपेक्षता में सहायक कारक कौन से हैं? तो धर्मनिरपेक्षता में सहायक कारक कौन कौन से हैं? तो वो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, नगरीकरण, औद्योगिकरण है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो हैं इसमें पाए जाते हैं। धर्मनिरपेक्षता से आशय क्या है? तो राज्य जब किसी धर्म को मान्यता नहीं देता है तो उसी को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्य की दृष्टि से किसी धर्म को प्राथमिकता न देना ही। निम्न में से कौन सी संस्कृत की विशेषता नहीं है? कौन सी संस्कृत की विशेषता नहीं है? तो संस्कृत की विशेषता नहीं है तो ये जैविक उत्तराधिकार, ये संस्कृत की विशेषता नहीं है। अनुकूलनशीलता है, अधिव्यक्तिक है, अनुकूलनशीलता है तथा सामाजिक गुण है, सामाजिक गुण है, ये सब पाए जाते हैं। भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष आया? तो 2005 में आया। भारत में सूचना का अधिकार कब आया? तो 2005 में आया था। सूचना का अधिकार कब आया था? तो 2005 में आया था। कौन सा अधिकार? तो सूचना का अधिकार। इनमें कौन से राष्ट्रीय एकीकरण का प्रमुख बाधक तत्व है? तो जो है जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, सांप्रदायिकता। ये सब राष्ट्र के एकीकरण के प्रमुख क्या हैं? तो ये सब राष्ट्र के प्रमुख एकीकरण के क्या हैं? ये सब राष्ट्र के प्रमुख एकीकरण के बाधक तत्व हैं। निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक पर्यावरण का तत्व है? निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक पर्यावरण का तत्व है? तो भौगोलिक पर्यावरण में मतलब जो प्राकृतिक है, जिसे प्राकृतिक कहते हैं, वो कौन सा है? ये वर्षा है। जबकि धर्म है, विश्वास है, विवाह, सब सांस्कृतिक पर्यावरण है। जबकि जो वर्षा है, धूप है, ये सब भौगोलिक पर्यावरण है। वायु है, जल है। समाजशास्त्र में किस पद्धति का प्रयोग किया गया? तो समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया। किस पद्धति का प्रयोग किया गया है? तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया है। जब अवलोकनकर्ता समूह की गतिविधि में भाग लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? जब अवलोकनकर्ता सहभागी अवलोकन। क्या कहा जाता है? तो सहभागी अवलोकन कहा जाता है, जब अध्ययनकर्ता स्वयं भाग लेता है। उस अवलोकन को क्या कहा जाता है जिसमें अवलोकन की घटना का अध्ययन उसकी वास्तविक स्थिति में किया जाता है? अनियंत्रित अवलोकन। क्या कहा जाता है? तो अनियंत्रित अवलोकन कहा जाता है। वह अवलोकन, उस अवलोकन को क्या कहते हैं जिसमें अवलोकनकर्ता समुदाय के कुछ गतिविधियों में सक्रिय भाग लेता है और कुछ में भाग नहीं लेता? उसे क्या कहते हैं? अर्ध सहभागी अवलोकन। उसे क्या कहते हैं? तो अर्ध सहभागी अवलोकन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अर्ध सहभागी अवलोकन, जिसमें कुछ में भाग लेता है गतिविधि में, कुछ में भाग नहीं लेता है। साक्षात्कार पद्धति का उद्देश्य क्या है? साक्षात्कार पद्धति का उद्देश्य क्या है? प्रत्यक्ष संपर्क है तथा पूर्ण जानकारी प्राप्त करना है तथा व्यक्तिगत सूचनाएं प्रदान करना है। तो उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त जो है सभी हैं। औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार का रूप हो सकता है। तो साक्षात्कार का रूप हो सकता है। तो औपचारिकता साक्षात के रूप में साक्षात्कार का रूप हो सकता है अनियंत्रित साक्षात्कार। क्या हो सकता है? अनियंत्रित साक्षात्कार हो सकता है। फिर 9 नंबर का सामाजिक अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान की व्यवस्थित प्रक्रिया। सामाजिक अनुसंधान की व्यवस्थित प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। तो प्रथम चरण कौन सा होता है? तो समस्या का चुनाव करना, ये जो है प्रथम चरण होता है। निम्न कौन सी परियोजना कार्य का चरण है? तो परियोजना अध्ययन विषय का चुनाव करना, अध्ययन का जो विषय है उसका चुनाव करना, अध्ययन प्रविधि का चुनाव करना और फिर तथ्यों का संकलन करना। तो उपयुक्त सभी। तो जो उपयुक्त सभी है ये उपयुक्त सभी है इसमें। सामाजिक संरचना से तात्पर्य। परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों तथा सामाजिक प्रतिमानों और समूहों के प्रति। किसके प्रति? समूहों के प्रति
सामाजिक संरचना से तात्पर्य किससे? सामाजिक संरचना से तात्पर्य पारस्परिक संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों और समूहों में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए जाने वाले पदों एवं भूमिकाओं की क्रमबद्धता से है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है टालकट पारसंस का। यह कथन किसका है? तो टालकट पारसंस का दिया हुआ है। सामाजिक संरचना का आवश्यक तत्व कौन सा है? तो सामाजिक संरचना में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो सामाजिक आदर्श है, सामाजिक स्थिति है, सामाजिक भूमिका है, ये सभी आलापति वो। तो सामाजिक आदर्श है, सामाजिक स्थिति है, सामाजिक भूमिका है, ये सब किस में आते हैं? तो सामाजिक संरचना की आवश्यक तत्व है। कौन है? सामाजिक आदर्श है, सामाजिक स्थिति है, सामाजिक भूमिका है, ये सब इसके तत्व पाए जाते हैं। फिर भारत में सामाजिक संरचना परिवर्तन को संचालित किया जाता है। तो जो भारत है उसमें भारत में सामाजिक संरचनात्मक परिवर्तनों को संचालित किया जाता है। तो किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ब्राह्मणवाद, जातिवाद, धार्मिक संस्थाओं के द्वारा किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो उपनिवेशवाद। भारत में सामाजिक संरचनात्मक परिवर्तन को संचालित किया है। तो किसने किया है? तो उपनिवेशवाद। हम लाखों साल गुलाम रहे हैं, तो इससे जो है सामाजिक संरचना में परिवर्तन देखने को मिला है। उपनिवेश काल में होने वाला संरचनात्मक परिवर्तन किस काल में? तो उपनिवेश काल में होने वाला संरचनात्मक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? तो संरचनात्मक परिवर्तन। कहाँ? तो उपनिवेश काल में। उपनिवेश काल में क्या है? अनेक कुरीतियों को समाप्त किया है, बिल्कुल सही है। अनेक कुरीतियाँ, स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ है, बिल्कुल सही है। जाति व्यवस्था में परिवर्तन आया है, उपयुक्त सभी है। तो जो पश्चिमीकरण का प्रभाव पड़ा है, जिससे कि उपनिवेश काल में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तन। किस काल में? उपनिवेश काल। मतलब जब हम किसी के गुलाम थे, जब एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है, वहाँ के भौतिक संसाधन जो हैं और राजनीति के अपने हाथ में लेता है, तो उसी को उपनिवेशवाद कहा जाता है। ये सब जो है इस काल में दूर करने का प्रयास किया गया था। उद्योगीकरण का तात्पर्य आर्थिक उत्पादन हेतु शक्ति के निर्जीव स्रोतों के विस्तृत प्रयोग से है। ये उद्योगीकरण की परिभाषा किसी ने दी है, तो उस व्यक्ति का क्या नाम है? तो मूर का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो उद्योगीकरण का तात्पर्य आर्थिक उत्पादन हेतु शक्ति के निर्जीव स्रोतों के विस्तृत प्रयोग से है। किसके? तो शक्ति के निर्जीव स्रोतों के विस्तृत प्रयोग से। यह परिभाषा किसकी है? मूर की है। तो मूर की है। उद्योगीकरण की कौन सी विशेषता नहीं है? तो उद्योगीकरण का मतलब होता है कि उद्योग धंधों का बढ़ना, तकनीक का बढ़ना, विज्ञान का बढ़ना उद्योगीकरण कहलाता है। तो प्रौद्योगिकी का विकास ये उद्योगीकरण से संबंधित है। फिर लिखा विशेषीकरण और श्रम विभाजन। तो विशेषीकरण, जब उद्योगों का विकास होगा तो हर क्षेत्र में हर व्यक्ति को अलग अलग सेक्टर में नियुक्त किया जाता है। तो ये भी जो है उद्योगीकरण की विशेषता है। फिर लिखा उत्पादन की शक्ति और मशीनों का प्रयोग। तो ये तो उसकी परिभाषा ही है कि उत्पादन की शक्ति और मशीनी का प्रयोग ही उद्योगीकरण कहलाता है। तो कहता है कौन सी विशेषता नहीं है? तब कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता। कुटीर उद्योग को प्राथमिकता नहीं। जब बड़े बड़े उद्योग लगेंगे तो कुटीर उद्योग तो ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे, इसमें प्राथमिकता नहीं, ये इसकी विशेषता नहीं है। इसमें तो हनन होता है कुटीर उद्योग का। उद्योगीकरण की विशेषता क्या है? तो उद्योगीकरण की विशेषता क्या है? तो उद्योगीकरण की सबसे बड़ी विशेषता है वैज्ञानिक आविष्कार में वृद्धि हुई है। अनेक प्रकार की खोजें हुई जिससे कि आविष्कार हुआ है और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। यातायात के साधनों एवं नगरों की संख्या में वृद्धि हुई है। औद्योगीकरण की कौन सी विशेषताएं हैं औद्योगीकरण की? तो वैज्ञानिक आविष्कार में वृद्धि है और औद्योगिकी का विकास है, टेक्नोलॉजी का विकास है, यातायात के साधनों एवं नगरों की संख्या में वृद्धि हुई है। बिल्कुल नगर की संख्या में वृद्धि हुई है, सब नगरीकरण हो गया जब से औद्योगीकरण आया है।
मैं मशीनों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मशीन के प्रति पागलपन का विरोधी हूँ। यह कथन कौन कह सकता है? यह कथन अपने महात्मा गांधी जी ने कहा है, राष्ट्रपिता ने कहा है, बापू ने कहा है, जिन्होंने सहयोग आंदोलन चलाया था उन्होंने कहा है, सभी ने विज्ञान आंदोलन चलाया था उन्होंने कहा है। क्या कहा है? मैं मशीनों का विरोधी नहीं हूँ, मैं मशीनों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मशीन के प्रति पागलपन का विरोधी हूँ। यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी जी का है। महात्मा गांधी जी, इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था पोरबंदर के गुजरात में। इनको मार दिया गया था दिल्ली में प्रार्थना सभा से जब निकल रहे थे वहीं पर। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकरण का सामाजिक प्रभाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकरण का सामाजिक प्रभाव नहीं है? तो निम्नलिखित कौन सा औद्योगिकरण का सामाजिक प्रभाव नहीं है? तो प्राथमिक संबंधों में वृद्धि, व्यक्तिवादिता और गंदी बस्तियों का विकास, संयुक्त परिवार का विघटन। देखो, जब औद्योगिकरण आया तो समाज में कौन सा प्रभाव नहीं है? तब जब उद्योगों का विकास हुआ तो समाज में कौन कौन से प्रभाव पड़े? तब संयुक्त परिवार, जो ज्वाइंट फैमिली थी बड़े बड़े, वो परिवार टूट गए, वो लोग अलग होकर वहाँ लखनऊ दिल्ली चले गए। फिर व्यक्तिवादिता, इसमें एक व्यक्ति के पास जब वो बाहर निकल गया तो उसमें व्यक्तिवाद की भावना आ गई, ये भी सही है, वो अपने अलग विचार व्यक्त करने लगा। फिर गंदी बस्तियों का विकास, हाँ, जब औद्योगिकरण आया तो लोग इधर उधर रहने लगे और वहाँ पर वो जनसंख्या अधिक हो गई, इससे गंदी बस्तियों का विकास हो गया। प्राथमिक संबंधों में वृद्धि, औद्योगिकरण से प्राथमिक संबंध में वृद्धि नहीं हुई है। औद्योगिकरण से क्या नहीं हुआ है? तो प्राथमिक संबंध में वृद्धि नहीं हुई है, प्राथमिक संबंध तो घटे हुए हैं। औद्योगिकरण का ग्रामीण समुदाय पर प्रभाव है। तो जो औद्योगिकरण का ग्रामीण समुदाय पर प्रभाव है, तो कौन सा प्रभाव है? तो ग्रामीण उद्योगों की समाप्ति हुई है, बिल्कुल। जब उद्योग लगा, बड़े बड़े उद्योग लगे वो, तो ग्रामीण जो उद्योग रहे एकदम गायब हो गए। फिर परिवार के स्वरूप में अंतर आवा, बिल्कुल। जब औद्योगिकरण बढ़ा तब परिवार में जो संयुक्त परिवार थे उनका विघटन हो गया, सब एकांकी परिवार हो गए और दूर दूर जाकर बसने लगे। परिवारवाद जो है समाप्त होने लगा धीरे धीरे। जजमानी प्रथा की समाप्ति, और जो जजमानी प्रथा विद्यमान थी वो भी बिल्कुल समाप्त हो गई। उपयुक्त सभी, दाल भात वाला आंसर जो है इसमें सही है, औद्योगिकरण की समाप्ति। औद्योगिकरण का धार्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? जब से औद्योगिकरण आया है तो धार्मिक जीवन, लोग बहुत से धर्म में विश्वास करते थे तो धर्म का महत्व कम होना। तो जब औद्योगिकरण आया है तो धर्म का महत्व क्या हो गया है? कम हो गया है। अच्छा, धर्म एक अफीम है, यह बात किसने कही थी? तो कार्ल मार्क्स ने कही थी, धर्म एक अफीम है। तो औद्योगिकरण का धार्मिक जीवन पर प्रभाव, तो औद्योगिकरण का धार्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो धर्म का जो है महत्व कम हो गया है। किससे? औद्योगिकरण से। कहाँ? धार्मिक जीवन में क्या हुआ? महत्व कम पड़ा। किसका कम पड़ा? धर्म का। और लौकिक विचारों का महत्व, और फिर लिखा है भौतिक मूल्यों का महत्व। भौतिक मूल्य जो है इनकी वृद्धि हुई है, जो हम करेंगे वो होगा, ऐसे विचारों पे विचारधारा हुई औद्योगिकरण में। ये उपयुक्त सभी, ये भी जो है उपयुक्त सभी वाला आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन से नगरों की विशेषता है? नगरों की विशेषता है, तो नगर की कौन सी विशेषता है भाई? नगर में कौन रहेगा? नगर में अत्यधिक जनसंख्या है, बड़ा आकार है, क्या है? बड़ा आकार होता है। यहाँ गैर कृषि व्यवसाय, यहाँ कृषि का व्यवसाय नहीं होता है, यहाँ गैर कृषि का व्यवसाय होता है, गैर कृषि का व्यवसाय होता है। फिर जनसंख्या का उच्च घनत्व, यहाँ जनसंख्या 1 किलोमीटर में बहुत सारे लोग रहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या को 1 किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो वहाँ पर जनसंख्या के आकार में वृद्धि हुई है, घनत्व जिससे बढ़ा है। निम्न में से कौन सी नगरीकरण का प्रभाव है? नगरीकरण से क्या प्रभाव पड़ा है? तो प्राथमिक संबंधों का ह्रास हुआ है, बिल्कुल। जो आपस में गहरे संबंध से एकदम सब गायब हो गए। फिर व्यक्तिवादिता में वृद्धि हुई है। तो व्यक्तिवादिता में मतलब, कहने का व्यक्तिवाद का मतलब है व्यक्ति जो है अपने आप में पूरा स्वतंत्र है, विचार व्यक्ति जो भी कुछ करे वो स्वतंत्र है। तो इससे औद्योगिक नगरीकरण से व्यक्तिवादिता में वृद्धि हुई है। फिर द्वितीयक समितियों का विकास हुआ है, भी सही। जो द्वितीयक समितियां हैं उनका विकास हुआ है, उपयुक्त सभी। तो ये भी दाल भात वाला आंसर जो है सही है, उपयुक्त सभी। इनमें कौन से नगरीकरण का
प्रभाव नहीं है, नगरीकरण का प्रभाव नहीं है। देखिए तो नगरीकरण का प्रभाव कौन सा भाई नहीं है, तो संबंधों में औपचारिकता हुई है, नगरीकरण का प्रभाव नहीं है। तो संबंधों में औपचारिकता है, एकांकी परिवार में वृद्धि है, तो ये तो भाई परिवार एकांकी परिवार में वृद्धि है, ये तो बिल्कुल 100% है नगरीकरण की का प्रभाव। फिर सामाजिक विजातीयता हुई है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा नगरीकरण का प्रभाव नहीं, प्राथमिक समूह का बोलबाला, ये प्रभाव नहीं है। निम्न में कौन औद्योगिकरण और नगरीकरण की समस्या नहीं है, तो औद्योगिकरण और नगरीकरण की समस्या नहीं है, कौन सी है, तब सामुदायिक जीवन में वृद्धि, सामुदायिक जीवन में वृद्धि, औद्योगिकरण नगरीकरण की समस्या नहीं है। व्यक्तिगत विघटन है, व्यक्तिगत विघटन है, गंदी बस्तियों का विकास है, बेरोजगारी में वृद्धि है, ये सब जो है इसे नगरीकरण औद्योगिकरण की समस्या नहीं है। तो यह सामुदायिक जीवन में वृद्धि, ये वाला सही है। अगला देखिए, सांस्कृतिक पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, सांस्कृतिक पर्यावरण मानव निर्मित भाग है, यह कथन किसका है, तो हर्षकोविट्स का है, हर्षकोविट्स का है कि जो सांस्कृतिक पर्यावरण है यह मानव निर्मित भाग है, यह कथन किसका है, तो हर्षकोविट्स का है, किसका है, तो हर्षकोविट्स का है कथन। सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या भावात्मक, चेतनात्मक तथा आदर्शनात्मक अवधारणाओं के माध्यम से किसने की है, तो एक अहम समाजशास्त्री अगस्ट काम्ट, उनका क्या नाम है, तो अगस्ट काम्ट ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या भावात्मक, चेतनात्मक, आदर्शनात्मक भावनाओं के माध्यम से की है, किसने की है, तो अगस्ट काम्ट ने की है। फिर आधुनिकीकरण का अंग है, कौन आधुनिकीकरण का अंग है, तो पश्चिमीकरण है, औद्योगिकरण है, ये दोनों है, ये वाला सही है, ए बी दोनों। तो पश्चिमीकरण भी है, औद्योगिकरण भी है, आधुनिकीकरण के प्रमुख घटक हैं, पश्चिमीकरण और औद्योगिकरण। आधुनिकीकरण का मुख्य उद्देश्य, आधुनिकीकरण का उद्देश्य क्या है, तब आधुनिकीकरण का उद्देश्य क्या है, तब आधुनिक मशीनों का प्रयोग है, तार्किकता है तथा आर्थिक वृद्धि है। तब आधुनिकीकरण का उद्देश्य क्या है, तो आधुनिकीकरण का उद्देश्य तार्किकता है, आर्थिक वृद्धि है, आधुनिक मशीनों का प्रयोग है, तो उपयुक्त सभी आधुनिक मशीनों का प्रयोग है। परंपराओं को त्याग कर नए विचारों को ग्रहण करना क्या कहलाता है, तो परंपराओं को त्याग कर नए विचारों को ग्रहण करना क्या कहलाता है, तो आधुनिकीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है, तो आधुनिकीकरण कहलाता है। कला है विज्ञान है, तकनीक है, दर्शन आदि निम्नलिखित में से होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तब कला, विज्ञान तथा तकनीक और दर्शन में होने वाला परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाता है। कैसा परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में पाया जाता है, तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या पाया जाता है, तो क्षेत्र में अंतर है, सही है, व्यापकता में अंतर है तथा विषय वस्तु में अंतर है, तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर पाया जाता है, तो विषय और वस्तु में अंतर है, क्षेत्र में अंतर है तथा व्यापकता में अंतर है, तो उपयुक्त सभी सब में अंतर पाया जाता है। अगला देखते हैं, लिखा है संस्कृत हमारे दैनिक व्यवहार में कला, जो संस्कृत है ये हमारे दैनिक व्यवहार में कला है, साहित्य है, धर्म है, मनोरंजन है और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचारों के ढंगों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है, हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है, क्या कथन, संस्कृत हमारे दैनिक व्यवहार में कला है, साहित्य है, धर्म है, मनोरंजन है तथा आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के ढंग में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है, तो मैकाइवर पेज एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं, उन्होंने ये कथन को बताया था, उन्होंने ही कथन को कहा है। अब अगला देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में कौन प्रभावित करता है, तो सामाजिक परिवर्तन तथा सांस्कृतिक परिवर्तन में कौन किसको प्रभावित करता है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कौन प्रभावित करता है, तो सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, किसको, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगला, सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक कारकों के समर्थक कौन हैं,
तो सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन, तो सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों के समर्थक कौन है? तो वो है वेबर। जो सामाजिक परिवर्तन है उसमें सांस्कृतिक कारकों का समर्थन किसने किया है? तो वेबर, एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं, जर्मनी में इनका जन्म हुआ था वेबर का। भारत में आधुनिकीकरण का कारक कौन सा है? भारत में आधुनिकीकरण का कारक कौन सा है? उद्योगीकरण है, नगरीकरण है, उद्योगीकरण है और नगरीकरण है, पश्चिमीकरण, ये सब कहाँ है? भारत में आधुनिकीकरण के कारक हैं। भारत में कहाँ है? आधुनिकीकरण के कारक हैं, आधुनिकीकरण के कारक हैं। फिर अगला देखते हैं, आधुनिकीकरण का परिणाम क्या हुआ है? तो नए वर्गों का उदय हुआ है। बिल्कुल सही है। जब आधुनिकीकरण आया तो नए नए वर्गों का विकास हुआ, साक्षरता में वृद्धि हुई, रोजगार में वृद्धि हुई, उपयुक्त सभी ये कारक दिए हुए हैं। पारस्परिक भारतीय समाज, पारस्परिक भारतीय समाज में पश्चिमी देशों की सभ्यता, पश्चिमीकरण और कुछ नहीं है, जो पश्चिमी देश हैं वहाँ की जो संस्कृति है, सभ्यता है, कला है, वही का प्रभाव ही क्या कहलाता है? पश्चिमीकरण कहलाता है। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी थी? तो एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी थी? तो एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी। उच्च वर्ग और उच्च जाति को आदर्श मानकर निम्न जाति द्वारा अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा करने के प्रयास से संबंधित प्रक्रिया को समाजशास्त्र में क्या कहा जाता है? तो समाजशास्त्र में इसको क्या नाम देते हैं? तो संस्कृतिकरण। जो उच्च वर्ग है, उच्च जाति के आदर्श को मानकर निम्न जातियों द्वारा अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा करने का प्रयास से संबंधित प्रक्रिया को समाजशास्त्र में संस्कृतिकरण कहा जाता है। अच्छा, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी? तो एम.एन. श्रीनिवास ने दी। किसकी अवधारणा? तो संस्कृतिकरण की। अच्छा, संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किससे संबंधित है? तो एम.एन. श्रीनिवास से संबंधित है। एम.एन. श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो एम.एन. श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास का मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास। तो एम.एन. श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास। किसकी अवधारणा दी थी इन्होंने? संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। संस्कृतिकरण की विशेषता है, संस्कृतिकरण की विशेषता क्या है? तो संस्कृतिकरण की विशेषता है उच्च जातियों का अनुसरण करना, जैसा उच्च जातियां करती हैं, जैसे वो फार्चूनर खरीदती हैं तो हम भी फार्चूनर खरीदें। संस्कृति का आदान प्रदान, वो भी टाटा बाय बाय करते हैं तो हम भी टाटा बाय बाय करें। केवल एक मूलक परिवर्तन है, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी संस्कृतिकरण की विशेषता है। संस्कृतिकरण की विशेषता नहीं है, संस्कृतिकरण की विशेषता नहीं है। तो प्रभुत्व जातियों का महत्व है, केवल पद मूलक परिवर्तन है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। सदैव स्रोत का सदैव बाहरी होना, ये जो है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया नहीं है। प्रभुत्व जाति का महत्व, हाँ। पद मूलक परिवर्तन सही है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, भी सही है। संस्कृति में भौतिक और भौतिक तत्वों में किसने वर्गीकृत किया? तो संस्कृत में भौतिक और भौतिक तत्व, संस्कृत में भौतिक और भौतिक तत्व की संस्कृति में किसने वर्गीकृत किया है? तो किसने किया है? तो आगबर्न ने। किसने किया है? तो आगबर्न ने। संस्कृत में भौतिक और भौतिक अभौतिक संस्कृतियों में किसने बांटा है? तो आगबर्न ने। तो संस्कृत को भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों में किसने वर्गीकृत किया है? तो आगबर्न ने वर्गीकृत किया है। प्रभुत्व जाति की अवधारणा किसने दी है? तो प्रभुत्व जाति की अवधारणा एम.एन. राय ने दी है। आधुनिकीकरण का परिणाम है, जब आधुनिकीकरण हुआ तो क्या हुआ? नगरीकरण बढ़ा और नए वर्ग का उदय हुआ, श्रम का विभाजन हुआ, लोग अपने अलग अलग क्षेत्र में काम किया। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी है। भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारण है नगरीकरण, पश्चिमीकरण, औद्योगिकरण है। चक्रीय सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? तो चक्रीय सिद्धांत का प्रवर्तक इसमें कौन है? तो चक्रीय सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? तो चक्रीय सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? तो ओसवाल्ड स्पेगलर और अर्नोल्ड जे। कौन से हैं?
ओसवाल्ड स्पेगलर और अर्नोल्ड जे, ये चक्रीय सिद्धांत। अगला रहते हैं संविधान और सामाजिक परिवर्तन। संविधान और सामाजिक परिवर्तन के बारे में, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन है? तो अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की गई है तो वो अनुच्छेद है 17। ये हमारा मूल अधिकार है 17, उसी में जो है ये अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। भारत में सरकारी अभिलेखों तक पहुंच पाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ रहा है? तो RTE, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना का अधिकार कब पारित हुआ है? तो 2005 में। 2005 में इसका उद्देश्य था कि लोकतंत्र में पारदर्शिता आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कहीं पारदर्शिता नजर नहीं आई। प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1953 में हुई। प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1953 में हुई। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार है, यह कथन किसका है? तो लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार है, तो यह कथन है अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्हीं का कथन है। तो संविधान के किस संशोधन द्वारा पहली बार पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो पंचायत को संवैधानिक राज्य का दर्जा दिया गया था, वो 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, तब की ये बात है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायतों में महिलाओं को कितने % आरक्षण देता है? तो महिलाओं को 1/3% आरक्षण मतलब 33% आरक्षण की बात करता है। जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता की सरकार जनता के द्वारा सरकार और जनता के लिए सरकार संबंधित है, तो कौन सी सरकार है? वो डेमोक्रेसी है, वो प्रजातंत्र है, इसके बारे में बताया गया है। उस समूह को क्या कहा जाता है जिसमें औपचारिक संगठन होते हैं? उस समूह को क्या कहता है जिसमें औपचारिक संगठन होते हैं और सार्वजनिक मामलों एवं गतिविधियों को प्रभावित करने का प्रयास करती है। दबाव समूह जो चुनाव नहीं लड़ते हैं लेकिन सरकार पर प्रत्यक्ष रूप से भूमिका डालते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, जैसे विद्यार्थी संघ, शिक्षक संघ। तो दबाव समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, तो प्रचार करते हैं, बिल्कुल सही। हड़ताल और प्रदर्शन करते हैं, बिल्कुल सही है। जनमत को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही है। जनमत को प्रभावित करते हैं, प्रचार करते हैं, हड़ताल करते हैं। दबाव समूह को आमेंडो पावेल ने 4 प्रकार से में विभाजित किया: समुदायात्मक, असमुदायात्मक, प्रदर्शनकारी दबाव समूह। इस प्रकार से लोकतंत्र के उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार क्या है? तो व्यक्ति साधन है और समाज और राज्य साधन है, बिल्कुल सही है। व्यक्ति जो है साध्य है और समाज और राज्य का है साधन है। किसके अनुसार? उदारवादी के अनुसार। तो लोकतंत्र में उदारवाद क्या चाहता है? तो इसमें व्यक्तियों की वह स्वतंत्रता चाहता है। व्यक्तियों की क्या चाहता है? स्वतंत्रता। जिसके पास अधिक पावर है समझो उसे साध्य बोला जाता है। तो समाज और राज्य साधन है, जबकि व्यक्ति का है साध्य है। जनता को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जनता को विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लोकतंत्र के उदारवाद में कहा गया है, बिल्कुल सही है। सभी व्यक्ति समान हैं और व्यक्तियों को सभी व्यक्ति का है समान है और सभी व्यक्तियों को स्वयं अपना भला बुरा सोचने का सामर्थ्य है, तो यही तो उदारवाद है। तो उदारवाद क्या है? तो सभी व्यक्ति का है समान है, सभी व्यक्ति को स्वयं अपना भला बुरा सोचने में सामर्थ्य है, राज्य उनके कार्य में ज़्यादा हस्तक्षेप न करें। ये जो है उपयुक्त सभी सही है लोकतंत्र के उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार। तो उदारवाद का मसीहा भाई किसे कहा जाता है? तो लाक को कहते हैं। उदारवाद का मसीहा लाक को कहते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कौन लागू कितने स्तरीय है? तो भारत में पंचायती राज कौन सी व्यवस्था लागू है? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर इसे लागू किया गया था। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कुल कितने वर्ष का होता है? भाई ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष के बाद चुनाव लड़े जाते हैं और खूब धूम पटाखा होता है, खूब भैया मजा मारते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया था? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कब पारित किया गया था? 1992 में।
पंचायती राज व्यवस्था को। लेकिन संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो 1993 में। अभी अच्छा आगे इस क्वेश्चन है, तो संवैधानिक दर्जा 1993 में मिला था। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत का गठन स्तर होता है। तो उत्तर प्रदेश जो अपने यहाँ यूपी है, वहाँ पर क्षेत्र पंचायत के गठन का कार्य स्तर पर होता है, तो खंड स्तर पर। किस स्तर पर? तो खंड स्तर पर। भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा है। तो भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा कौन सी है? जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, फिर सांप्रदायिकतावाद, उपयुक्त सभी। ये कहाँ है? प्रजातंत्र में बाधक हैं, प्रजातंत्र के रोड़ा बन गए हैं। यह पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पहली बार जब हुई थी तो राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में, 1959 के यहाँ हुई थी पंचायती राज व्यवस्था। किस वर्ष पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो संवैधानिक दर्जा भाई कब मिला रहा है? तो 1993 में। लेकिन गठन कब हो रहा है? 1992। संवैधानिक दर्जा मिला 1993। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कितनी अप्रैल को? तो 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो पंचायती राज दिवस। हरिजन नामक समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? हरि मतलब भगवान, जन मतलब लोग, लोगों के, भगवान के जन। यह किसने समाचार पत्र निकाला? तो महात्मा गांधी ने निकाला था। संविधान में संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, वो 73वां संविधान संशोधन है, उससे संबंधित है। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो भाई पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो पंचायती राज है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अच्छा, विकेंद्रीकरण का उल्टा होता है केंद्रीकरण, अब केंद्रीकरण का उल्टा होता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है शक्ति सभी जगह पर एक पास न हो, शक्ति समूह में बटी हो। अब केंद्रीकरण का मतलब होता है कि शक्तियाँ, केंद्रीकरण का मतलब होता है जब शक्तियाँ एक पास हों तो उसे केंद्रीकरण कहते हैं। शक्तियाँ एक पास होती तो आज व्यक्ति निरंकुश हो जाता, किसी को यहाँ रहने नहीं देता, सिर्फ वही रहता। जब शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में हो जाएगी तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? निरंकुश। इसीलिए लोकतंत्र में व्यवस्था की गई, शक्तियाँ विभिन्न वर्गों में बटी होनी चाहिए, इसमें कोई एक व्यक्ति न प्रधान हो, उसकी दादागिरी न चले। भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां। कब आ रहा है? तो 1992। कब आ रहा है? तो 1992। पंचायती दिवस कब बनाते हैं? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में है, राजस्थान के नागौर जिले में है। और द्वितीय में है ट्रायल के तौर पर आंध्र प्रदेश में। भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, पर वहीं पर लागू हुई थी। भूस्वामी से क्या आशय है? तो भूस्वामी से क्या आशय है? तो भूमि पर अधिकार की व्यवस्था ही भूस्वामित्व है। भूमि पर अधिकार की व्यवस्था ही क्या है? भूस्वामित्व है। भूस्वामित्व से क्या आशय है? तो भूमि पर अधिकार की व्यवस्था, भूमि पर अधिकार की व्यवस्था भूस्वामित्व है। भूस्वामित्व। तब भूस्वामियों